हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित मॉडल पेपर को हल करेंगे और इसके माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी तैयारी कैसी है, क्या हम लोग 9 जून के लिए तैयार हैं। तो आज हम लोगों का पहला प्रश्न रहेगा कि आदिकाल में पहेलियाँ और मुकरियों की रचना करने वाले कवि कौन थे। और आपके सामने देखिए ऑप्शन है अमीर खुसरो, हेमचंद, स्वयंभू, विद्यापति। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। जैसा कि आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो ये प्रश्न तो बहुत सरल है, आप कर ही सकते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। इन्होंने ही पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी हैं। यदि आपको प्रश्न बहुत सरल लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न सरल ही आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल को आधार काल किसने कहा है। ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर मोहन अवस्थी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मोहन अवस्थी। इन्होंने आदिकाल को आधार काल कहा है। बाकी एक सुमन राजे हैं, उन्होंने भी जो हिंदी का आधा इतिहास लिखी हैं, इन्होंने भी आदिकाल को आधार काल कहा है। और एक चीज़ और है कि अगर आपको सरल लग रहा है तो आप प्रश्न को हल करते जाइए और लास्ट में काउंट करिए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। तो आप पाएंगे कि 90-95% ही प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। बाकी कितना हो भी सरल प्रश्न होता है तो गलतियां हो जाती हैं। अगला प्रश्न है कि आल्हा और उदल किस राजा के सामंत थे। और आपके सामने ऑप्शन है परमाल, जगनिक, कीर्तिदत्त, औरंगजेब। सही उत्तर का चयन करें आप लोग। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आल्हा उदल राजा परमाल के सामंत थे। अगला प्रश्न है नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है। चरपटनाथ, मच्छिन्नाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए कि नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि गोरखनाथ ने नाथ पंथ का प्रवर्तन किया है। अगला प्रश्न है कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है। 84, 65, 72, 66। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 84। देखिए, यदि हमारी वीडियो स्लो लग रही हो या आपको बहुत तेज देखना हो तो आप 2x स्पीड पर करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि इनमें कौन नहीं ये वाला सिद्धों की संख्या कितनी है, तो 84 है। इनमें कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। और आपके सामने ऑप्शन है कुंभन दास, सूरदास, हरिव्यास देव, चतुर्भुज दास। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हरिव्यास देव। ये अष्टछाप के कवि नहीं है, बाकी ये तीनों अष्टछाप के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि हठयोग का उपदेश किसने दिया था। गोरखनाथ, गौतम बुद्ध, कबीर, गुरु नानक। 7 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो गोरखनाथ ने हठयोग का उपदेश दिया था, बाकी इनसे प्रभावित कबीर भी हुए बाद में। अगला प्रश्न है कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। और आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, अपनति। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार। और रूपक ऐसे होगा कि जैसे राम कथा को सुंदर ताली बजाने के मतलब रूप में बोला गया है, और जिससे हृदय के संशय को दूर करने के लिए, जैसे ताली बजाने से पंछी उड़ जाते हैं, उसी तरह से राम के कथा जो सुनने से आपके हृदय के सभी संशय दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब
इस तरह से एक रूपक क्रिएट किया गया है, और यहाँ पे जो आपका रूपक होगा पारंपरिक रूपक होगा, रूपक के भेदों में। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस आलोचक का है। और आपके सामने ऑप्शन है गोविंद त्रिगुणायत, परशुराम चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये आपके हजारी जी बोले हैं। तो आप ये भी जानने की कोशिश कर ही सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल कबीर को क्या बोले थे। तो इनकी भाषा को इन्होंने सदुक्कड़ी बोला था, और इनकी भाषा का पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास बोले थे। पंचमेल खिचड़ी, ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान दीजिए, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें गलती हो जाती हैं, तो वो गलती आपसे ना हो। अगला प्रश्न है कि सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया। और आपके सामने ऑप्शन है भगवत रसिक, नागरी दास, स्वामी हरिदास, चतुर्भुज दास। सही उत्तर का चयन करिए आप लोग। तो सही उत्तर हो जाएगा स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है। नाभादास, स्मिथ, ग्रियर्सन, रहीम। सही उत्तर का आप लोग चयन करेंगे। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा नाभादास। बाकी स्मिथ क्या बोले हैं ये भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, या देख लीजिए नोट डाउन कौन करता है। मुगल काल का महान आदमी, मान लीजिए अगर पूछ दिया एग्जाम में तो आप कभी कंफ्यूज ना हो। इन्होंने तुलसी को मुगल काल का महान आदमी बताया। और ग्रियर्सन जो है ये भी तुलसी के बारे में बोले हैं। तो इनका मत था कि बुद्ध देव के बाद बड़ा लोकनायक तुलसी थे, ये ग्रियर्सन का मत है। बुद्ध देव के बाद बड़ा लोकनायक, तो ये चीज आप ध्यान दीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मीरा की भक्ति किस प्रकार की है। और आपके सामने ऑप्शन है दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव, वैधि भाव। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो मीराबाई की भक्ति थी वो माधुर्य भाव की भक्ति थी। वो श्री कृष्ण भगवान को अपना पति परमेश्वर टाइप में मानती थी, मतलब प्रेम पूर्वक उनको आराध्य मानती थी, आराध्य देव। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, यह किसका कथन है। रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, शिव सिंह सेंगर। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ग्रियर्सन ने कहा था कि यह हिंदी का स्वर्ण युग है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं। और आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे कि किसने शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य। और जो मध्वाचार्य थे ये द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। जो निम्बार्काचार्य थे वे द्वैतवाद के प्रवर्तक थे।
द्वैतवाद। और जो रामानुजाचार्य थे ये विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। विशिष्टाद्वैतवाद। और देखिए इसमें एक प्रश्न और बनता है कि जैसे मान लीजिए वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे, ये पूछ दिया जाता है कि शुद्धाद्वैतवाद का संप्रदाय क्या है। तो जैसे शुद्धाद्वैतवाद है वो रुद्र संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय। उसके बाद मान लीजिए द्वैताद्वैतवाद है, तो ये किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ब्रह्म से, ब्रह्म संप्रदाय। उसके बाद द्वैताद्वैतवाद, तो ये सनकादि संप्रदाय से संबंधित है। ये चीज़ें थोड़ा जरूरी होती हैं क्योंकि मान लीजिए पूछ दिया गया कि श्री संप्रदाय किससे संबंधित है या किस वाद से संबंधित है, तो आप कंफ्यूज ना हो। जैसे विशिष्टाद्वैतवाद है तो ये श्री संप्रदाय से संबंधित है। और विशिष्टाद्वैतवाद को जैसे रामानुजाचार्य अगर ऑप्शन में ना हो तो रंगनाथ मुनि को आप लोग सही टिक कर सकते हैं, रंगनाथ मुनि, क्योंकि यही इसके मेन रूप से संस्थापक रहे हैं। बाकी प्रसिद्धि जो है वो रामानुजाचार्य से हुई है। तो ये चीज़ें हमारे हिसाब से इम्पोर्टेंट थी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए कुछ भी, जिससे आप गलती ना कर पाए पेपर में। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। और आपके सामने ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, रांगे राघव। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रांगे राघव। ये जो हैं आपके द्विवेदी युग के कवि नहीं, बाकी तीनों लोग द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्वामी सत्यानंद। 16 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि गोरखवाणी के संपादक कौन है। राहुल संकृत्यान, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा पीताम्बर दत्त बड़थवाल, इन्होंने ही गोरखवाणी का संपादन किया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा कृति कौन सी है। और आपके सामने ऑप्शन है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, यही वाजपेयी जी की रचना है और इसको इन्होंने 1942 ईस्वी में लिखा था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है। और आपके सामने ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, डॉक्टर चंद्रशेखर शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा, और इसको इन्होंने 1955 में लिखा था, 1955 ईस्वी। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया। और आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 1900, 1903, 1901, 1905। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है।
और आपके सामने ऑप्शन है 1865, 1914, 1920, 1922। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि प्री प्रवास कब लिखा गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1914 ईस्वी। और प्रिय प्रवास में जो है वो 17 सर्ग हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कवि वचन सुधा के संपादक थे। और आपके सामने ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बताइए कवि वचन सुधा का संपादक कौन थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। और कब संपादित किए थे। तो 1868 ईस्वी में। कहाँ से ये पत्रिका निकलती थी ये भी तो पूछा जा सकता है। तो बनारस से। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे कि राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है, कहानी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि छायावाद विलायती विवंजनावाद का विलायती संस्करण है या किसका कथन है। और आपके सामने ऑप्शन है माधवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण, रामचंद्र शुक्ल। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं कि महादेवी वर्मा को किस काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं यामा, निहार, निर्जा, सांध्य गीत। आप लोग सही उत्तर बताइए कि किस काव्य संग्रह पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यामा। महादेवी वर्मा ने यामा की रचना 1940 ईस्वी में की थी। और इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 1982 ईस्वी का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो इनको दिया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है। और आपके सामने ऑप्शन है प्रेमाश्रम, सेवा सदन, गबन, परीक्षा गुरु। तो 26 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा गबन। जालपा गबन की नायिका है। अगला प्रश्न है कि भाषा और समाज पुस्तक के लेखक हैं रामविलास शर्मा, भोलानाथ तिवारी, भागीरथ मिश्र, डॉक्टर कर्ण सिंह। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा और समाज आपके रामविलास शर्मा जी ने लिखा है 1961 ईस्वी में। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं। कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, बनारसी दास चतुर्वेदी। 28 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो हम सभी लोग जानते हैं कि आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर ने लिखा है और ये शरद चंद्र की जीवनी है। इसको लिखने में 14 साल लगे थे। ये चीज़ भी परीक्षा में पूछा जाता है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह यह किस आलोचक का कथन है। डॉक्टर नगेंद्र नंदलाल वाजपेयी, डॉक्टर देवराज, गंगा प्रसाद पांडे। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। इन्होंने ही छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। बाकी छायावाद पे एक और स्टेटमेंट आता है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। रामविलास शर्मा जी का। तो ये चीज ध्यान दीजिए आप लोग। रामविलास शर्मा, इनका मत था कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। और जो डॉक्टर नगेंद्र का मानना है वो उनका मानना है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो ये दोनों थोड़ा सिमिलर हैं, तो आप लोग
कंफ्यूज ना होइए। अगला प्रश्न है कि जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि जहाज का पंछी ईराचंद जोशी का है, तो ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा का पहला खंड है? हरिवंश राय बच्चन, हरिभाऊ उपाध्याय, श्याम सुंदर दास, वियोगी हरि। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। इनका आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। इनकी आत्मकथा के 4 खंड है, बाकी वो सब चीज़ें बहुत लंबी हो जाएंगी। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि कविता के नए प्रतिमान किस आलोचक की कृति हैं? लक्ष्मीकांत वर्मा, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा। तो कविता के नए प्रतिमान ये नामवर सिंह का है और नई कविता के प्रतिमान ये लक्ष्मीकांत वर्मा का है। नई कविता के प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान और ये कविता के नए प्रतिमान ये लिखे, नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा लिखे। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक का प्रथम बार प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? 1940, 1941, 1943, 1942। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1943 ईस्वी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? और आपके सामने ऑप्शन है हरिया, हरक्यूलीज की हैरानी, उपसंहार, सुरंग में सुबह, नमामि ग्रामम। 34 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा हरिया, हरक्यूलीज की हैरानी। ये हरि मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है जिसको कि इन्होंने 1994 ईस्वी में लिखा है। अगला प्रश्न है कि संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्राप्त की गई या प्रदान की गई? आपके सामने ऑप्शन है 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1949, 14 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1951। 35 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? भारोपीय, द्रविड़, यूराल, अल्ताई, चीनी, तिब्बती। 36 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो ये जो है संबंधित है वो भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, नई दिल्ली, आगरा। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो है वो आगरा में इसका मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी और इसको स्थापित करने वाले जो थे वो मोटूरी सत्यानारायण थे। मोटूरी सत्यानारायण। यहाँ पे हिंदी से संबंधित शोध कार्य होते हैं। मालवी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए कि मालवी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थानी की। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? नेपाली, गढ़वाली, लहंदा, ब्रज। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गढ़वाली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ये चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से आप लोग शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा निरपराधी, ये आपका शुद्ध है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा में सम्मिलित नहीं है? बघेली, ब्रज, बांगरू, खड़ी बोली। कौन सी सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा
बघेल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। आपके सामने देखिए चारों ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए किस में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जागृति। ये होता है जागृति, ये वाला, तो इसलिए ये आपका अशुद्ध है। अगला प्रश्न है कि पावस शब्द है तत्सम देश तद्भव संकर। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो ये तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो पास होगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ये आपके सामने चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग सही उत्तर का चयन करिए कि इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। आपको बताना है कि तत्सम कौन नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इन चारों में से सुमिरण, ये तत्सम नहीं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जिसे बुलाया न गया हो। वाक्यांश में उपयुक्त शब्द है अतिथि, अनागत, अनाहुत, अयाचित। तो जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए शब्द प्रयुक्त होता है अनाहुत। जिसका संबंध उपनिवेश से हो के लिए एक शब्द होगा औपनिवेशिक, उपनिवेशिक, उपनिवेशिक, औपनिवेशिक। तो क्या सही होगा। आपका औपनिवेशिक। जो ज्ञात इतिहास को पूर्व का हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, समसामयिक। तो जो इसके पहले का हो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अत्य, अत, अत्यन, अति। तो इसमें अति उपसर्ग है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सपरिवार में कौन सा समास है। बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय। और ये आज का अंतिम प्रश्न है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग थोड़ा देखने में हिचकिचाएंगे, इसलिए यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। अगले दिन अगले वीडियो पे बात होगी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सपरिवार में बहुव्रीहि समास है। बाकी यदि जैसे ऑप्शन में बहुव्रीहि ऑप्शन नहीं दिया रहता तो अव्ययी भाव को हम लोग सही मान लेते, क्योंकि प्रथम पद अव्यय और प्रधान भी है। लेकिन इसमें बहुव्रीहि ऑप्शन दिया है इसलिए बहुव्रीहि समास मानेंगे। और इसमें बहुव्रीहि का जो भेद है वो हो जाएगा तुल्य योग बहुव्रीहि या सह बहुव्रीहि। सपरिवार का मतलब कि परिवार के साथ है जो, परिवार के साथ है जो, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल जरूर रहा होगा ये वीडियो। हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।